नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 4 नवंबर रविवार 2012। 4 नवंबर 2012। ये जो वीडियो है वो 1977 में जो राइट टू रिकॉल की मूवमेंट फेल हुई उसके ऊपर है। तो राइट टू रिकॉल मूवमेंट मतलब 1977 में राइट टू रिकॉल का मुद्दा कैसे आया, कहाँ तक आगे बढ़ा, क्यों फेल हुआ और ये सारी बातें और इस वीडियो में मैं आपसे कहूँगा। तो पहले तो 1975 में इमरजेंसी आई। जैसा आपको पता है कि इंदिरा जी को इमरजेंसी क्यों डालनी पड़ी कि उन्होंने जो पोखरान 1 किया 1974 में और उससे पहले 1971-72 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के 5 टुकड़े बनाने की योजना बना रही थी, बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने की योजना बना रही थी और पोखरान 1 इसके भाग में था कि एक बार पोखरान 1 हो जाए, इंडिया के पास एटॉमिक पावर आ जाए, उसके बाद भारत पाकिस्तान पे दूसरा युद्ध शुरू करेगा और पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देगा। तो ये सब के वजह से रशिया और अमेरिका और चीन ये तीनों चिंतित हो गए और उन्होंने इंदिरा जी के विरोधियों को बड़े पैमाने पे हर तरह की मदद देनी शुरू की। अब जाहिर है कि जैसे कि CIA ने उस समय जो अखबारों का ग्रुप था गोयंका का, उसके 50% उसका मार्केट शेयर था टोटल। रीजनल न्यूज़पेपर भी उसके पास बहुत सारे थे, हिंदी के, गुजराती के। पूरे इंडिया का कुछ 40-50% न्यूज़पेपर शेयर गोयंका के पास था। उसको काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की कि भाई तुम इंदिरा जी को बदनाम करो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और इसमें एक जज का जजमेंट उनके खिलाफ आ गया, बिल्कुल माइनर टेक्निकल पॉइंट था। गलती इंदिरा जी के सेक्रेटरी की थी और वो गलती भी नहीं थी एक तरह से देखो तो। ये सारे मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि उनके सेक्रेटरी यशपाल से क्या गलती हुई थी और वैसे देखा जाए तो वो गलती भी नहीं थी, पर उसके सेक्रेटरी यशपाल के गलती को मुद्दा बना के हाईकोर्ट जज ने सीधा इंदिरा जी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप PM से भी इस्तीफा, PM के पोजीशन से भी अब आप को एक्सपेल किया जाता है, MP के पोजीशन से एक्सपेल किया जाता है और 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसमें और इंदिरा जी की गलतियां भी बहुत बड़ी थी कि उन्होंने ज्यूरी सिस्टम खत्म की, जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गया। ज्यूरी सिस्टम 1956 में खत्म हो चुकी थी लेकिन ऑफिशियली खत्म इंदिरा जी ने की। ज्यूरी सिस्टम 1956 में जवाहरलाल गाजी ने खत्म की सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मिलके, लेकिन कम से कम कागज पे थी और इंदिरा जी ने उसको कागज से भी हटवा दिया 1972 की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती थी, तो हर जगह उन्होंने सरकारी अधिकारियों के और अपने पार्टी के जो MLA MP उसके जो थे उनकी पावर बहुत बढ़ा दिए थे और किसी पे वो भरोसा नहीं कर सकती थी। जब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी तो अपने बेटे पे भरोसा करना पड़ा। तो संजय गांधी तो एकदम गुंडा आदमी निकला, वो तो डेमोक्रेसी क्या, वो तो बेसिक ह्यूमैनिटी में भी विश्वास नहीं करता था और उसने जो भ्रष्टाचार और दमन किया उसकी वजह से वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गई। तो जो इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि जो गलतियां उसने की थी उसमें और CIA ने जो मीडिया को पैसा दिया बड़े पैमाने पे इंदिरा जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा माहौल बन गया था उनके खिलाफ। और अंत में एक ऐसा भय लगने लगा जब जयप्रकाश नारायण जी ने सेना को संबोधन करके कहा कि प्रधानमंत्री यदि कोई गलत आदेश दे तो सेना को उसका पालन नहीं करना चाहिए। ये गलत था, क्योंकि दुनिया में आप कोई भी व्यवस्था देख लो, कोई भी कंट्री देख लो, तो ऑपोजिशन के लीडर है, वो लीडर एक दूसरे के बारे में जितनी गालियां देनी हो देते हैं, जो करना वो करते हैं, जो भी पॉलिटिकल दांवपेच खेलना है करते हैं, लेकिन वो कभी सेना को संबोधन भी नहीं करते। अमेरिका के किसी नेता ने, मतलब किसी भी देश के, वो सेना को संबोधन नहीं करते। तो
इसलिए फिर इंदिरा जी ने कहा मैं जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट करूंगी। तो कांग्रेस के नेताओं ने समझाया कि अरेस्ट मत कीजिए, तो उन्होंने कहा चलो मैं एक बार नहीं करूंगी। लेकिन फिर दोबारा जयप्रकाश नारायण ने सेना को संबोधन करके कहा कि यदि इंदिरा जी गलत ऑर्डर देती है तो सेना को ये ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। तो इससे इंदिरा जी के मन में भय था वो और दृढ़ हो गया कि शायद सेना के विद्रोह की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक तरफ सीआईए तो बेहताशा पैसा खर्च कर रही थी इंदिरा जी को गिराने के लिए, क्योंकि पोखरान 1 किया था, सेना को वो मजबूत कर रही थी, पाकिस्तान पे दूसरे हमले की तैयारी कर रही थी। इसलिए उनका ये भय और मजबूत हो गया और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी डिक्लेयर की तो अधिकारियों का दमन, उनका भ्रष्टाचार, कांग्रेस के नेताओं का दमन, उनका भ्रष्टाचार, और संजय गांधी को ये जो ख्याली तुकला है कि सबकी नसबंदी करना शुरू करो। पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छी चीज थी, उसने पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए, हमारे यहाँ आबादी की समस्या तो है, लेकिन उसने टारगेट देने शुरू किए कि भाई पुलिस को, उससे मान लो कोई इंस्पेक्टर है, उससे छोटी मोटी गलती हो गई है तो कि भाई तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन यदि तू 500 लोगों की नसबंदी करा देता है तो तेरे खिलाफ इंक्वायरी वाइंड अप कर लेंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस को, टीचर्स को, तहसीलदार को, कलेक्टरों को टारगेट देके प्रेशराइज करने जाने लगा कि इतनी नसबंदी करानी है। तो उन्होंने बहुत सारे कुंवारे लोगों की नसबंदी कर दी, जिनको एक भी लड़का नहीं था, लड़की नहीं थी, बच्चा नहीं था, उनकी नसबंदी कर दी। तो इस तरह से दमन भी बढ़ने लगा, जिस दमन से किसी को कोई फायदा नहीं था, नुकसान ही नुकसान था। इट्स अ लूज 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 गेम। जब जबरदस्ती किसी की आदमी की नसबंदी, कुंवारे आदमी की नसबंदी की रही, तो न उसमें पुलिस को कोई पैसे का फायदा हुआ, न नेता को कोई फायदा हुआ, उस बेचारी की तो जिंदगी तबाह हो गई। तो लूज 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 सिचुएशंस भी बहुत सारी खड़ी होने लगी और इस तरह से एक विद्रोह की भावना बढ़ने लगी, जो कि जायज था। इस तरह का रूल किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। तो 1973 में इमरजेंसी आई, 1975 में, लेकिन 72-73 में ही इंदिरा गांधी का विरोध बढ़ने लगा था। तो जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत बड़े नेता थे, तो सारे नेता और कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के सेंटर बना के उनके आसपास कि भाई ये एक व्यक्ति है जो हमें लीड कर सकता है, क्योंकि बाकी किसी की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी नहीं। जयप्रकाश नारायण की रेपुटेशन अच्छी थी क्योंकि उन्होंने कभी रिश्वतखोरी नहीं की, उन्होंने कभी गलत पॉलिटिकल दांवपेच नहीं खेले थे। तो बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उनको अपना नेता स्वीकार करके उनके अनुसार काम करना उन्होंने उचित समझा। पर एक क्वेश्चन था, वो बार बार आता था कि हम कांग्रेस के एमपी को निकाल के दूसरे एमपी रख देते हैं, कांग्रेस के पीएम को, इंदिरा जी को निकाल के दूसरा पीएम रख देते हैं, तो वो एमपी नहीं बिक जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है? क्योंकि 1951 से लेके 1975 तक केंद्र में कभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, कांग्रेस की सत्ता चलती रही। लेकिन राज्य स्तर पे कम से कम 10-15 बार, कम से कम शायद 15 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका था कि कांग्रेस की सरकार गई और उसकी जगह दूसरी सरकार आई। कभी बीजेपी की आई हो, जनसंघ उस समय था, साकलेचा करके मध्य प्रदेश में आया था, मैं साल भूल गया। फिर कर्पूरी ठाकुर का भी शासन आया था बिहार में। तो राज्य स्तर पे 10-15 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका था और जिला स्तर पे और स्थानिक एमएलए के लेवल पे 500 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका था कि लोगों ने कांग्रेस के एमएलए को या एमपी को हरा के दूसरी पार्टी का एमपी एमएलए रखा हो, या तो जिला पंचायत कांग्रेस की हो उसको निकाल के दूसरी पार्टी की जिला पंचायत रखी। और हर एक बार जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, नॉट इवन वन एक्सेप्शन, एक भी अपवाद नहीं है। तो जब नए 50-100 लोग आए तो उसमें से 80-90 लोग 6 महीने के अंदर बिक गए, बाकी 5-10 ईमानदार बचे तो उनकी कुछ चली नहीं। और इससे वो सत्ता परिवर्तन के पीछे जितना भी समय शक्ति कार्यकर्ताओं ने लगाई वो व्यर्थ साबित हुई। एक एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली देता हूं, गुजरात का ही वेरावल डिस्ट्रिक्ट है, मेरा एक दूसरा वीडियो उसी पे फोकस करता है। वेरावल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कुहाड़ा नाम के 2 क्रिमिनल्स को, किशोर कुहाड़ा और जीतू कुहाड़ा, उनको बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। वो लोग
फिशियरी के जो मछली पकड़ने वाले उनसे हफ्ता वसूली करते थे। उनको खुलेआम उनको प्रोटेक्शन दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दिया, जुडिशरी प्रोटेक्शन दी जज को, और वो हफ्ता वसूल करके जाहिर है बीजेपी के नेताओं को भी पहुंचाते होंगे। तो वहां पे बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, मतलब 3 हफ्ते वेरावल बंद रहा, और फिर लोगों ने बोला कि इस बार जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे अक्टूबर 2010 में, उसमें हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मजा चखाएंगे। तो जन जागृति मंच करके एक संस्था बनी, और जन जागृति मंच ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनकी मेजोरिटी आ गई। 42 की वो कॉरपोरेशन है वेरावल की, उसमें कुछ 21-22 सीट ये जन जागृति मंच को मिली, और कांग्रेस को, बीजेपी को कुछ 14 सीट मिली, कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली। इस तरह से कुछ 1-2 और इंडिपेंडेंट लोगों की थी। तो ये हुआ अक्टूबर 2010 में कि लोगों ने कॉरपोरेशन में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने को निकाल के थर्ड फ्रंट यानी जन जागृति मंच को समर्थन देके, उनको बहुमति देके उनको जिता भी दिया। एक साल में ही अक्टूबर 2011 में ये जन जागृति मंच के सारे कॉरपोरेटर बीजेपी में फिर से वापस चले गए। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको प्रोटेक्शन दिया, पैसा दिया, 1-2 को एमएलए की टिकट का लालच दिया, जो भी लालच हो। पर सबके सब तो जो पब्लिक का और एक्टिविस्ट जो सचमुच क्रिमिनल से लड़ना चाहते थे, बुराइयों से लड़ना चाहते थे, उनका तो टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह की घटनाएं 1950 से 75 में 500 बार हो चुकी थी। तो कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश नारायण के सामने यही प्रश्न रखा कि भाई नए आएंगे वो बिकेंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है, और बिकेंगे तो हम क्या करेंगे? गारंटी तो लिखने के लिए मैं स्टैम्प पेपर पे कुछ भी लिख दूं, कोई भी कुछ भी लिख दे, कोर्ट में कहां कुछ होने वाला है। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा, जो बात वो 1950 से कहते आए थे, कि इसका उपाय राइट टू रिकॉल है। ये नहीं है कि नए आदमी आएंगे वो अच्छे आदमी होंगे, अच्छे हैं इसलिए वो करप्शन नहीं करेंगे। जो भी नए 300-400 आएंगे उनमें से 70-80% यदि राइट टू रिकॉल नहीं हो तो बिक ही जाएंगे। ये बात जयप्रकाश नारायण 1951 से लेकर 1977 में कम से कम 500 नहीं तो 1000 बार कह चुके होंगे। और यही बात उन्होंने कार्यकर्ताओं को 1977 में कही कि इस बार हम राइट टू रिकॉल लाएंगे। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई आप तो राइट टू रिकॉल के लिए शायद समर्पित हो, लेकिन ये जो मोरारजी देसाई है उनका क्या भरोसा। तो इसलिए उन्होंने जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखवाया, कार्यकर्ताओं का उत्साह कहो तो उत्साह, दबाव कहो तो दबाव, उनकी डिमांड कहो तो डिमांड जो भी था वो इतनी स्ट्रांग थी कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी ने राइट टू रिकॉल की डिमांड अपने मैनिफेस्टो में लिखी। मेन पॉलिटिकल पार्टी, छोटी मोटी पार्टियां तो लिखती रहती है। तो राइट टू रिकॉल की डिमांड जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रखी गई, और कार्यकर्ताओं को यह प्रॉमिस दिया गया कि जब बीजेपी का शासन आया, जनता पार्टी का शासन आएगा, ये 1977 की बात है, तब जनता पार्टी के एमपी राइट टू रिकॉल का कानून पार्लियामेंट में पास करेंगे। तो इस तरह से ये बात पब्लिक में कम आई। पब्लिक में क्यों कम आई? क्योंकि जो पेड मीडिया था गोयनका और इन लोगों का, ये जो पेड मीडिया था उसने कभी राइट टू रिकॉल को समर्थन नहीं दिया। इसलिए वो राइट टू रिकॉल की बात जितनी हो सके उतनी दबाना चाहते हैं। जैसे आज आप देख सकते हो कि मीडिया में राइट टू रिकॉल का मेंशन इतना प्रयत्न हुआ, उसके बाद जब अन्ना को अपने मुंह से राइट टू रिकॉल बोलना पड़ा तब राइट टू रिकॉल की बात मीडिया ने आई। वरना 12 साल से राइट टू रिकॉल के प्रयत्न छोटे मोटे कार्यकर्ता करते रहे थे। 1925 में तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद राइट टू रिकॉल की डिमांड की, लेकिन ये जो पेड जर्नलिस्ट है, पेड एडिटर है, पेड कॉलमिस्ट है, उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल को मीडिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश मात्र भी नहीं की। लेकिन कार्यकर्ताओं का अपना एक अलग सर्किट होता है। कार्यकर्ता सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, पैम्पलेट पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, मीटिंग में जाते हैं। फेसबुक आज आ गया, 1977 में फेसबुक नहीं था, लेकिन उस समय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मीटिंग अटेंड करते थे, और मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद आपस में छोटे मोटे ग्रुप बना के बात करते थे, पैम्पलेट एक्सचेंज करते थे। तो कार्यकर्ताओं की अपनी अलग सर्किट होती है, और उसमें राइट टू रिकॉल नंबर 1 डिमांड थी। मैं फिर से दोहराता हूं कि 1975 में जो जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उसमें राइट टू रिकॉल नंबर 1 डिमांड थी, क्योंकि उनको इस बात पे भरोसा था ही नहीं कि नए व्यक्ति आएंगे वो सब हमेशा के लिए नॉन करप्ट रहेंगे। तो लेकिन 1977 में, जैसा कि पहले अनेक बार हो चुका, जो नए एमपी आए
लालू यादव, मुलायम यादव, सुशील मोदी, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब के सब थोड़े ही दिनों में, थोड़े हफ्तों में बिक गए और उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राइट टू रिकॉल का समर्थन किया था 1977 में, जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और अब तो वो मैनिफेस्टो को वेबसाइट पे डालने से भी मना कर रहे हैं कि मैं 1977 का वेबसाइट का जो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो वेबसाइट पे नहीं डालूंगा। और मैं इसका सबूत क्या देता हूं कि आप जाओ जनता पार्टी के वेबसाइट पे देखो, डाला उन्होंने 77 का मैनिफेस्टो। इतने साल से हम उनको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डाल रहे जनता? क्योंकि 77 का मैनिफेस्टो डालेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उस मैनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल की बात की थी और आज वो अपने उनके जो स्पॉन्सर है उनको खुश करने के लिए वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। तो अब कार्यकर्ताओं में 1977 में राइट टू रिकॉल इतना चरम सीमा पे था, वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास ड्राफ्ट नहीं था। मैं अब इस कारण पे आता हूं कि राइट टू रिकॉल मूवमेंट 1977 में इतनी आगे बढ़ी और क्यों एक भी निशान छोड़े बिना खत्म हो गई। निशान छोड़े बिना खत्म हो गई। कार्यकर्ता क्यों कुछ उखाड़ नहीं पाए? क्योंकि कार्यकर्ताओं के पास ड्राफ्ट नहीं था। इसलिए जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई राइट टू रिकॉल का आपने प्रॉमिस किया था, कानून पास क्यों नहीं हो रहा, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि जिसने प्रॉमिस दिया था जाओ उससे बात करो। साफ साफ उसने बोल दिया कि इलेक्शन से एक दिन पहले वो राइट टू रिकॉल के समर्थक थे, पीएम बनने के एक हफ्ते बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि जिसने राइट टू रिकॉल के प्रॉमिस रखा ना, मैनिफेस्टो जिसने लिखा था, जाओ उससे बात करो। और एमपी सब लालू यादव के पास गए। लालू यादव की रेपुटेशन 1977 में कैसी थी, जिस तरह की रेपुटेशन आज अरविंद गांधी के बारे में है। आज लोग अरविंद गांधी के बारे में कितनी तारीफ करते हैं कि भाई इतना पैसा कमा जा सकता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेजिग्नेशन करके पब्लिक लाइफ में आ गया, अभी तक एक रिश्वत नहीं ली, एक्टिविस्ट है। लालू यादव इतनी कमाऊ पोजीशन पे तो नहीं थे, पर वो बहुत ही गरीब फैमिली में से आए थे और कॉलेज में रीडर थे, प्रोफेसर से एक लेवल नीचे। और उस समय गवर्नमेंट नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी अहमियत होती थी। और उनको जो रीडर की नौकरी मिली वो रिजर्वेशन से नहीं मिली थी। एक बात यार, उस समय ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। लालू यादव है वो ओबीसी है, वो एसटी एससी नहीं है। तो उनको जो रीडर की नौकरी मिली थी वो अपने मेरिट पे मिली थी। वो उनके स्टूडेंट लाइफ में भी वो काफी वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहे। उन्होंने एलएलबी किया था और उस समय एलएलबी करना आसान बात नहीं थी। तो वो 2 साल तो वो जेल में रहे थे। मीसा नाम का कानून था 1977 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक तरह का टाड़ा ही समझ लो, पर वो आतंकवादियों के लिए ऊपर उपयोग नहीं होता था। उसका उपयोग होता था जो भी कार्यकर्ता इंदिरा गांधी का विरोध कर रहा है उसको जेल में बंद करने के लिए होता था, पर वो टाड़ा जितना ही खतरनाक कानून था। तो मीसा के अंडर 2 साल उनको जेल में रखा गया और उनको बार बार कहा गया कि आप माफी मांग लो तो आपको जेल में से छोड़ देंगे, लेकिन लालू यादव ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगने वाला। और तो कार्यकर्ताओं को उनसे बड़ी उम्मीद थी। मुलायम यादव एक टीचर थे, स्कूल में टीचर थे, और उस समय ये बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती थी, क्योंकि उस समय टीचरों की संख्या कम थी और सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम था उस समय। और ये नौकरी भी उन्होंने रिजर्वेशन के बलबूते पे नहीं दी और पॉलिटिकल कनेक्शन से भी ये नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय तो उनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं थे। तो ये शरद यादव, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, पर मेरे ख्याल से वो मैकेनिकल इंजीनियर है और उस समय तो कंप्यूटर साइंस था नहीं, तो जो स्टूडेंट का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता था सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शायद टॉपर रह चुके थे अपने डिपार्टमेंट में। तो उनको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के इंदिरा गांधी के विरोध में शामिल हो गए और उनको मीसा की जेल भी हो गई थी। तो इन लोगों के युवा कार्यकर्ताओं के से इनके बहुत उम्मीद की कि इन्होंने इतना बलिदान करके ये लोग पॉलिटिक्स में आए, ये तो बिकेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या कि 6-8 महीने में सबके सब, नॉट इवन वन एक्सेप्शन, एक जयप्रकाश नारायण को छोड़ के सबके सब बिक गए और सबने फिर राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू किया। अब कार्यकर्ताओं के पास ड्राफ्ट था नहीं, तो ड्राफ्ट नहीं था तो नेता उनको गोल गोल घुमाते रहे कि ड्राफ्ट बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, और कमेटी ने इतना घटिया ड्राफ्ट बनाया कि एमपी को रिकॉल करना है तो 15% लोगों के सिग्नेचर ले आओ। तो कार्यकर्ता ड्राफ्ट पढ़ के सर खुजने लगे
कि भाई सिग्नेचर लाएंगे कहां से, जब जहां पे 60% लोगों को साइन करना नहीं आता। ये 1977 की बात कर रहा हूं। 1977 में भारत में 70% लोगों को सिग्नेचर करना नहीं आता था। तो जब कमेटी ने ड्राफ्ट रखा कि 15% लोगों की सिग्नेचर लानी चाहिए, तो कार्यकर्ता खुद सर खुजलाने लगे कि भाई सिग्नेचर कहां से लाएंगे अब। और ऐसा घटिया ड्राफ्ट रखा कमेटी ने जानबूझ के, क्योंकि ये जो एमपी वगैरह थे वो राइट टू रिकॉल का कानून लाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा घटिया ड्राफ्ट बनवाया कमेटी के पास कि वो कार्यकर्ता उसके निरुत्साहित हो गए। फिर दूसरी कमेटी बनाई और इस तरह से कमेटी ने 2.5 साल है वो टाइम पास कर दिया। और जयप्रकाश नारायण की तो हेल्थ खराब हो गई थी, उनको तो डायलिसिस लेना पड़ता था रोज, किडनी खराब हो गई थी उनकी। तुरंत इलेक्शन के बाद, वो इलेक्शन 1977 में उन्होंने 370 आदमियों को इलेक्शन जितवा दिया। प्रजा में मुद्दा था कि इंदिरा गांधी का विरोध, जो कि जायज मुद्दा था क्योंकि इतना सारा दमन हुआ था। कार्यकरों में अहम मुद्दा था राइट टू रिकॉल, कि ये नहीं कि हम सिर्फ नए आदमी लाएंगे, नए आदमी के साथ साथ ऐसा कानून लाएंगे कि नए आदमी भ्रष्ट नहीं होंगे। तो कार्यकर्ताओं में नंबर 1 इश्यू था राइट टू रिकॉल, प्रजा में नंबर 1 इश्यू था इंदिरा गांधी का विरोध। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण की तो हेल्थ इतनी खराब हो चुकी कि वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, और जयप्रकाश और मोरारजी देसाई तो उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण राइट टू रिकॉल की बात करते थे। मोरारजी देसाई ने बोला कि मैं क्यों राइट टू रिकॉल का कानून पास करूं, और सारे एमपीओ ने भी मना कर दिया। तो एक बार तो हालत ये हो गई थी कि जयप्रकाश नारायण की ऑफिस का फोन का कनेक्शन कटवा दिया गया था। तो जब जयप्रकाश नारायण, मुझे ये बात अहमदाबाद के कार्यकर्ताओं ने बताई कि जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ट्रेन पे एक भी कार्यकर्ता मुझे रिसीव करने नहीं आया, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगा। तो वो इतना तो कुछ नहीं था, तो वो तो अपने सेक्रेटरी के साथ रिक्शा में बैठ के चले गए सर्किट हाउस पे। फिर सर्किट हाउस जाके उन्होंने फोन किया, तो उस समय फोन बहुत दुर्लभ आइटम थी। उस समय टेलीफोन 1000 लोगों में शायद मुश्किल से 10-20 लोगों के पास होगा, और वो भी आधे तो सरकारी वगैरह। तो कार्यकर्ता, जब उन्हें पता चला, तो एक कार्यकर्ता ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, कुछ साइकिल पे आए, कुछ रिक्शा में आए, वैसे करके 50-100 कार्यकर्ता आ गए। तो कार्यकर्ताओं ने बोला कि सर आप यहाँ पे आ रहे हो, हमको किसी ने बताया नहीं। तो उसने बोला कि मैंने तो बोला था कि अहमदाबाद के सारे कार्यकर्ताओं ने बोला। तो मतलब बीच का जो कम्युनिकेशन लिंक है वही तोड़ दिया था जयप्रकाश नारायण के और कार्यकर्ता। वो किसने तोड़ा था? ये सारे नेताओं ने, क्योंकि पावर उनके पास था, पैसा उनके पास था। तो जो सेकंड लेवल के जो लीडर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो सारा मोरारजी देसाई और जो एमपी एमएलए उनकी सुनता था। और वो लोग बोलते थे कि भाई जयप्रकाश नारायण कहीं जाए तो कार्यकरों को बता नहीं मत कि वो जा रहे, प्रेस में बता नहीं मत कि वो कहीं जा रहे। तो इस तरह से उनका कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया, पब्लिक के साथ संपर्क टूट गया। उनका नाम बहुत बड़ा था, इसलिए वहां जहां भी जाते थे लोग सामने से जिनको पता लगता था आ जाते थे। पर मुख्य कार्यकर्ता क्यों कुछ कर नहीं पाए? क्योंकि उनके पास ड्राफ्ट नहीं था। इसलिए कार्यकर्ता एमपी के पास जब भी गए कि भाई राइट टू रिकॉल का कानून आपने मैनिफेस्टो में डाला था, पास क्यों नहीं करते? तो वो बोलते थे कि हाँ कानून पास करना ही है हमको, मना तो कभी नहीं करेगा कोई पॉलिटिशियन, कभी मना थोड़ा करता है। लेकिन उसका जो लेजिस्लेशन लाना है उसके लिए हमने कमेटी को बोला है, और लेजिस्लेशन तो उसका कमेटी ने एक ड्राफ्ट ला दिया, लेकिन ये एमपी उसमें से गलतियां निकाल रहा है, ये एमपी इसमें से गलतियां निकालता है। इस तरह से वो एक दूसरे का टाइम पास करते रहे। तो मैंने ये जब सब कुछ पढ़ा 1998 में लोगों से मिलके, जब मैंने पुराने कार्यकर्ताओं से मिला, बात की, और तब मैंने देखा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राफ्ट के कार्यकर्ताओं के माइंड में, उनके रग रग में राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारे ड्राफ्ट उनको उनके नाम की तरह याद होने चाहिए, कि वो इतना उनके दिमाग में होना चाहिए कि वो शायद अपना नाम भूल जाए लेकिन ड्राफ्ट न भूले। और जब ड्राफ्ट के आधार पे मूवमेंट आगे बढ़ेगी कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को ड्राफ्ट बता रहा है, ड्राफ्ट समझा रहा है, ड्राफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है उसके जवाब देता है, तो वो मूवमेंट ऐसी होगी कि उसको पेड मीडिया या ये पेड एक्टिविस्ट अरविंद गांधी टाइप के ये इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एक जो क्वेश्चन आता है कि 1977 में रिवोल्ट क्यों हुआ आज, ये तो इस तरह से, ये मैंने आपको बताया कि 1977 में राइट टू रिकॉल मूवमेंट फेल क्यों हुई। दूसरा कि 1977 में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं। दूसरा टॉपिक है कि 1977 में रिवोल्ट हुआ, आज क्यों रिवोल्ट नहीं हो रहा।
1977 में रिवोल्ट नहीं हुआ था, लेकिन रिवोल्ट की सिचुएशन खड़ी हो रही थी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में जा रहे थे और जेल हाउसफुल हो गए। जेल हाउसफुल हो गए, इसलिए इंदिरा गांधी ने देखा कि अब मैंने यदि इलेक्शन डिक्लेयर करके कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया तो जेल एक के बाद एक टूटनी शुरू हो जाएगी, तो बड़े पैमाने पे विद्रोह हो जाएगा। वो सिचुएशन आज इसलिए नहीं है क्योंकि आज एक तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है और कार्यकर्ताओं को जो टाइम पास कराने के तरीके हैं, जैसे अन्ना ने 18 महीने टाइम पास कर दिया, तो टाइम पास कराने के तरीके भी कांग्रेस ने और बीजेपी ने अच्छी तरह सीख लिए हैं कि एक फर्जी नेता को पब्लिक के अंदर भेजो, फर्जी एक्टिविस्ट को पब्लिक के अंदर भेजो और वो पब्लिक का एक्टिविस्ट का, यंग एक्टिविस्ट का टाइम पास कर देगा। तो और 1977 में जिस तरह का दमन था वो दमन आज नहीं है। देखो, आज की सरकार को जितनी भी गालियां दो कम है, पर एक बात स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं का दमन नहीं हो रहा। दमन का एक ही एग्जाम्पल हुआ है, वो है 3 जून 2011 को जब मनमोहन सिंह ने 5000 पुलिस वालों को भेजकर स्वामी रामदेव जी के समर्थकों की पिटाई करवाई थी और पंडाल में आग लगाने का आदेश दिया था। तो वो एक एग्जाम्पल को छोड़ के जिस तरह का दमन 1977 में था उस तरह का दमन नहीं है। अभी जो आंदोलन नहीं हो रहा उसका बड़ा कारण है कि गलत विचारों का प्रभाव, कि पेड मीडिया के द्वारा, बड़े पैमाने पे टीवी के द्वारा, पेड टीवी चैनल्स के द्वारा, पेड न्यूज़पेपर के द्वारा, पेड मैगजीन के द्वारा गलत मुद्दों को फोकस में लाना और उसकी वजह से राइट टू रिकॉल के मूवमेंट को का ग्रोथ स्लो हो गया। मूवमेंट कमजोर नहीं हो रही यानी दिन ब दिन आप देखो तो मूवमेंट तो मजबूत हो ही जा रही है, भले छोटी संख्या में, लेकिन नए नए कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल मूवमेंट में जुड़ ही रहे हैं। और उसका मैं एग्जांपल देता हूं कि अरविंद गांधी जिन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी राइट टू रिकॉल का विरोध किया, उनको भी 2011 में राइट टू रिकॉल को समर्थन देना पड़ा। जो नेता राइट टू रिकॉल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, एल्यूमिनियम पुरुष यानी अडवाणी अपने आप को लौ पुरुष कहते हैं, पर असल में वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राइट टू रिकॉल की बात ही नहीं करना चाहते थे, आज भले विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको बोलना तो पड़ रहा है। प्रणब मुखर्जी जो कि राइट टू रिकॉल के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध किया। तो मैं कहूँगा मूवमेंट तो इतनी आगे बढ़ी कि आज उनको जवाब देना पड़ रहा है, गलत तो गलत। और लेकिन मूवमेंट की गति जितनी होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं है, कि भाई इतना अच्छा विचार है क्यों इतनी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जिंदाल पाल या तो अंबानी पाल या तो एमएनसी पाल, मतलब उस कानून को नाम दिया है जन लोकपाल, पर उसके 40 पेज आप ध्यान से पढ़ो, वो 2 पेज की समरी नहीं, वो 2 पेज की समरी तो एकदम बकवास है। जन लोकपाल का कानून यदि आप ध्यान से पढ़ो 40 पेज का, वैसे तो वो इतनी कठिन अंग्रेजी में लिखा गया है जानबूझकर कि लंदन का वकील भी नहीं पढ़ पाएगा, पर फिर भी आप कोशिश करके यदि वो 40 पेज पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि ये तो जिंदाल पाल है, ये तो अंबानी पाल है, ये तो एमएनसी पाल है, ये तो मिशनरी पाल है। कैसे कि आज जिंदाल की और अंबानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें 10,000 आईएएस आईपीएस वगैरह को रिश्वत देनी पड़ रही है। आईएएस आईपीएस एमपी एमएलए मिनिस्टर, उनको केटर करना पड़ता है, उनको खातिरदारी करनी पड़ती है, उनको पैसा देना पड़ता है। अब ये जब जिंदाल पाल का या अंबानी पाल का सिस्टम आ जाएगा तो जो 11 लोगों की कमेटी होगी उसमें अंबानी अपने 2-3 आदमी को बिठा देगा, जिंदाल अपने 1-2 आदमी को बिठा देगा, मिशनरी अपने 1-2 आदमी को बिठा देंगे, एमएनसी अपने 4-5-6 आदमी को बिठा देंगे। और नहीं है तो उनके जो अंबानी है वो हर एक जन लोकपाल के 2-2 रिश्तेदारों को एग्जीक्यूटिव बना देगा, पैनल पे रख देगा, और वो 11 जन लोकपालों के द्वारा बाकी जो उनके अंडर में सारे आईएएस 11,000 15,000 आईएएस आईपीएस मिनिस्टर एमपी एमएलए सब आगे, उनको वो कंट्रोल करेगा। तो आप यदि और इसीलिए अरविंद गांधी और अन्ना दोनों ने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का जो क्लॉज है,
जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एडवर्टाइज दिया था कि राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का ड्राफ्ट डालना चाहिए, ये मेरी किताब है rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 45 में मैंने ड्राफ्ट दिया है राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का। तो वो ड्राफ्ट उन्होंने जनलोकपाल में ऐड करने से मना कर दिया, और उसके साफ जाते कि वो बात ऐड करते तो जिंदाल मीडिया को पैसा देना बंद कर देता, अंबानी मीडिया को पैसा देने बंद कर देते, मिशनरी और ये मल्टीनेशनल कंपनियां मीडिया को पैसा देना बंद कर देती। जो मीडिया को पैसा दिया जा रहा था अरविंद गांधी और अन्ना को हीरो की तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए, वो बंद कर देते। तो इसलिए, लेकिन पेड मीडिया की वजह से जनलोकपाल या जिंदाल पाल या अंबानी पाल या मिशनरी पाल, जो भी कहो, मैं उसको एमएनसी पाल कहता हूं, एक ही नाम। तो एमएनसी पाल जैसे गलत प्रपोजल को बड़े पैमाने पे फोकस मिल रहा है, और जब उसमें से थोड़ी बहुत हवा निकली, क्योंकि कुछ एक लोगों ने ड्राफ्ट पढ़ा, मुश्किल ड्राफ्ट थे, तो उनको तो लगा कि भाई ये जिंदाल पाल तो बकवास चीज है। तो नई बात आई कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, नए अच्छे ईमानदार आदमी लाएंगे। यानी ये जो 60 साल पुराना गलत विचार है कि हम नए 300 अच्छे आदमी लाएंगे और इलेक्ट होने के बाद वो नए 300-400 आदमी बिकेंगे नहीं, मतलब 400 के 400 बिक जाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन 400 में से 80-90% बिक जाएंगे, तो बाकी 10% है उनका कुछ निचोड़ नहीं आएगा। तो ये जो गलत विचार है कि हम अच्छे आदमियों को चुन के ला देंगे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये गलत विचार की वजह से आज राइट टू रिकॉल मूवमेंट है, उसकी गति धीमी है। तो कैसे इस गलत विचार को निकाल सकते हैं? एक तो हम एग्जाम्पल देके, जैसे वेरावल का एग्जाम्पल है, 2010 का एग्जाम्पल है। दूसरा सामान्य एग्जाम्पल के कि भाई तुमने, चलो मान लो कि अरविंद गांधी करप्ट नहीं होंगे क्योंकि उनको पीएम बनना है, कि अरविंद गांधी की नई पार्टी आती है, कांग्रेस को 10-15 मतलब 30-40 सीट का फायदा हो जाएगा, उनको तो 2-4 सीट भी नहीं मिलने वाली। चलो मान भी लिया कि उनको 50 सीट मिल गई, चलो मान लेते, बहुत बड़ी होती है 50 सीट, चलो मान लेते हैं उनको 50 सीट मिल गई, तो चलो ये भी मान लो कि अरविंद गांधी नहीं बिकेंगे क्योंकि उनको फ्यूचर में पीएम बनना है। पर जो बाकी 50 है उनमें से 40 तो सोचेंगे साला ये तो हमारी आखिरी एमपी की कैरियर है, हम तो ना मिनिस्टर बन पाएंगे ना कभी पीएम बनने का, तो उनको सपना भी नहीं है, क्योंकि 50 लोग तो पीएम, 10 लोग तो पीएम नहीं बन सकते। तो जो 50 में से 40 को ऐसा लगेगा कि ये अब मेरी जिंदगी का पॉलिटिक्स में आखिरी मुकाम है, वो 40 में से मिनिमम 35 है वो बिक जाएंगे। और ये पिछले 60 साल में नहीं, ये पिछले 5000 साल की दास्तान है। और वो बिकने के बाद खत्म हो जाएगा पूरा नेटवर्क, जैसे जनता पार्टी खत्म हो गई। और आप, गुजराती में एक कहावत है, पुत्रना लखण पारणामा। पुत्रना लखण पारणामा मतलब जो लड़का छोटा न्यू बॉर्न बेबी जो अभी जिसको जन्मे मतलब जस्ट 10-15 दिन हुए, वो जब पारना यानी झोला, वो झोले में होता है, तभी पता लग जाता है कि ये बड़ा होके कैसा आदमी बनेगा। तो मैं आपको अगस्त 2 को या अगस्त 11 को जो प्रपोजल दी गई, विजन डॉक्यूमेंट अरविंद गांधी की नई पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें आप देखिए, उसमें लिखा है कि जिंदाल पाल का कानून हम 10 दिन में पास करेंगे और राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे, लेकिन ना कोई ड्राफ्ट दिया और टाइम लिमिट भी नहीं दी है। आप उस विजन डॉक्यूमेंट में ही देख लीजिए कि जिंदाल पाल के लिए या अंबानी पाल के लिए या ये एमएनसी पाल कानून को 10 दिन में पास करना है। कि भाई वॉलमार्ट का चेयरमैन चाहता है कि ये उनको 10 दिन में लोकपाल चाहिए, 10 दिन में लोकपाल आ जाएगा। वैसे वॉलमार्ट के चेयरमैन ने तो 60 दिन बोला था कि 60 दिन में लोकपाल दो तो बहुत हो गया, तो उसने बोला साहब 60 दिन में क्या, हम 10 दिन में आपको लोकपाल का कानून पास कर देंगे। लेकिन जो पब्लिक को जब पावर देने की बात आई राइट टू रिकॉल, तो उसमें कोई समय मर्यादा नहीं रखी कि 15 दिन में पास करेंगे या महीने में पास करेंगे, और ड्राफ्ट भी नहीं दिया। तो अभी से साफ साफ लक्षण नजर आ रहे हैं इस पार्टी के कि राइट टू रिकॉल में उनको इंटरेस्ट नहीं है। राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, एक भी राइट टू रिकॉल के कानून में उनको इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट है वो 1977 की तरह दोबारा फेल हो जाएगा, कार्यकर्ताओं का टाइम पास हो जाएगा। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अभी ड्राफ्ट मांगो। 1977 की राइट टू रिकॉल मूवमेंट क्यों फेल हो गई? क्योंकि कार्यकर्ताओं के पास ड्राफ्ट नहीं था। और यही लक्षण अभी ये अरविंद गांधी की राइट टू रिकॉल मूवमेंट है। मेरी राइट टू रिकॉल मूवमेंट में तो ड्राफ्ट केंद्र में है। हर एक कार्यकर्ता है वो पहले ड्राफ्ट पढ़ता है। कोई भी कार्यकर्ता मुझे फोन करता है तो मैं बोलता हूं भाई तेरे पास इंटरनेट है,
नहीं है, चलो थोड़ी देर बात करता हूं, उसके बाद बोलता हूं कि अब 15-20 जब भी तेरे पास इंटरनेट हो तब मुझे मिस कॉल करना या SMS भेजना या मुझे फोन करना। और जब उसके पास इंटरनेट होता है तो मैं उसको बोलता हूं ये डॉक्यूमेंट ओपन करो और पेज सेक्शन 1.3 में ये ड्राफ्ट है, सेक्शन 6.6 में ये ड्राफ्ट है, चैप्टर 5 में MRCM का ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट की एक एक लाइन पढ़ा के हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप अरविंद गांधी की पार्टी में देखो, ड्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है। एक जो 40 पेज का ड्राफ्ट है वो तो जिंदाल पाल है, कहां का जन लोकपाल। नागरिक के पास तो कोई 2% का पावर नहीं है। पावर क्या है कि वो जाके कंप्लेंट कर सकता है, तो कंप्लेंट करने का पावर तो आज भी मेरे पास है। उसमें नागरिक के पास क्या पावर है कि आप लोकपाल के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो, तो वो पावर तो आज भी मेरे पास है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को पोस्ट कार्ड लिख के या रजिस्टर्ड एडी का कागज लिख के कंप्लेंट कर सकता हूं। कौन सी बड़ी बात है उसमें। तो इसलिए दोबारा ये 1977 में जैसे टाइम वेस्ट हो गया, वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कहूंगा ड्राफ्ट करो। तीसरा टॉपिक में आता हूं कि जनता पार्टी ने उस समय कैसे राइट टू रिकॉल का उपयोग करके कार्यकर्ताओं का टाइम पास कर दिया 1977 में। कि कार्यकर्ता जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने साफ साफ एक बात का बोल दिया था कि व्यक्ति परिवर्तन में हमें खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं, ये तो इंदिरा गांधी को तो हटाना ही है, कांग्रेस के भ्रष्ट MP को तो हटाना ही है, उसमें उनको कोई डर। लेकिन यहां बस इतना ही यदि हमें मिलने वाला हो तो हमें कोई रुचि नहीं है। हमें कुछ ऐसा उपाय चाहिए कि नए आए वो करप्ट न हो जाए। और इसलिए जनता पार्टी ने राइट टू रिकॉल को अपने मैनिफेस्टो में डाला। यदि राइट टू रिकॉल को मैनिफेस्टो में नहीं डाला होता तो आधे से ज्यादा नहीं, शायद 90% कार्यकर्ता जनता पार्टी छोड़ के चले जाते। जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश था इंदिरा गांधी के विरुद्ध में। लेकिन कार्यकर्ता साफ पार्टी छोड़ के चले जाते कि भाई हम इसलिए नहीं बना, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे कि पार्लियामेंट के अंदर 500 आदमी है, पुराने आदमी को निकाल के हम 500 को नए ले आए। यदि नए हैं वो पुराने जितने ही भ्रष्ट होने वाले हैं तो हमको लाना क्या था। और वो इस बात में मानते भी नहीं थे कि नए ईमानदार है और वो आने वाले 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक ईमानदार रहेंगे। वो व्यवस्था चाहते थे कि कैसे उनको मजबूर किया जाए कि वो ईमानदार रहे। और इसलिए जनता पार्टी ने के नेताओं, मतलब जयप्रकाश नारायण ने नहीं, जयप्रकाश नारायण तो शायद कमिटेड होंगे, मैं उनके कमिटमेंट को डाउट नहीं कर रहा, पर दूसरे जो नेता थे मोरारजी देसाई, सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के, उन्होंने देखा कि भाई कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाना है तो राइट टू रिकॉल का एजेंडा है वो मैनिफेस्टो में डाल दो। तो राइट टू रिकॉल उन्होंने मैनिफेस्टो को डाल के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना दिया। राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट था नहीं, इसलिए बाद में कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करने में, उनका टाइम पास करने में, उनको गोल गोल घुमाने में आसानी रही। तो इसलिए आज मैं कहूंगा कि यदि जो कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल के लिए सीरियसली कमिटेड है वो ड्राफ्ट पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ड्राफ्ट स्वीकार करे, मैं तो यहां तक उन्हें कहता हूं कि वो अरविंद गांधी के पास राइट टू रिकॉल PM, राइट टू रिकॉल CM, राइट टू रिकॉल MP के जो मैंने ड्राफ्ट दिए हैं वो ले जाके उनको बताया कि साहब आप इनसे अच्छा ड्राफ्ट 1 महीने के अंदर दो। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरे ड्राफ्ट को मान्यता दी जाए, मैं कहता हूं आप उनसे यह कहिए कि इससे अच्छा ड्राफ्ट 1 महीने के अंदर निकाल दो। और 1 महीने का टाइम क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनके अनुसार तो वो राइट टू रिकॉल के लिए 15 साल से कमिटेड है। ये उनकी बात है। जहां तक मेरा मानना है, मैंने कभी उनके मुंह से राइट टू रिकॉल शब्द अप्रैल 2011 से पहले नहीं सुना, न कोई मैंने उनका लेख पढ़ा है। RTI के बारे में आता था, यहां तक कि 2004 में RTI के कानून की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा कि RTI का कानून न नाखून है न दांत है, क्योंकि पब्लिक के पास राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर सबके सब बिक जाएंगे, 80-90% बिक जाएंगे। तो तब जवाब मिला था कि पहले ये इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन पास होने दो विथ नो राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पास हो जाने के बाद तुरंत बाद हम राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मुद्दा हाथ में लेंगे। RTI को पास हुए 6, 7, 8 साल होने आए, अभी तक उसमें राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की उन्होंने आज तक कभी बात भी नहीं की। जो जिस तरह के वादे 2005-2004 के आसपास दिए गए थे राइट RTI के मुद्दे पे कि RTI का कानून पास हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि RTI के कानून में राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के क्लॉज डालना, वो 7 साल तक उनको वो प्रॉमिस उनको याद नहीं आया। तो वो उनके अनुसार वो राइट टू रिकॉल के लिए 8 साल से काम कर रहे हैं। तो 8 साल से बहुत टाइम होता है ड्राफ्ट लिखने के लिए।
शांति भूषण कहते हैं कि वो तो राइट टू रिकॉल के लिए 40 साल से कमिटेड है, वो लॉ मिनिस्टर थे तभी भी वो राइट टू रिकॉल की बात करते थे 1977 में जब वो लॉ मिनिस्टर थे। प्रशांत भूषण भी कहते हैं कि वो राइट टू रिकॉल के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं, और अन्ना कहते हैं कि वो राइट टू रिकॉल के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं है उनके मुंह से राइट टू रिकॉल, पर बोलते हैं, तो अभी मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। तो यदि इतने सारे महानुभाव यदि राइट टू रिकॉल के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और इतनी सारी डिग्रियां उनके पास, इतना सारा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट दे से दैट दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे ये हेगड़े हैं जो कि जज रह चुके हैं, लोकायुक्त रह चुके हैं, तो उनके लिए तो कानून बहुत आसान काम है। तो उनके लिए महीने का टाइम, वैसे मैं तो कहूंगा उन्होंने अब तक ड्राफ्ट नहीं दिया तो उनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट लिखने के लिए तो आदमी को पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और नीयत चाहिए। पेपर पेंसिल तो उनके पास चाहिए उतने हैं, तो कमी होगी, खोट होगी तो नीयत की होगी। लेकिन फिर भी आप उनको पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट कीजिए और कहो कि राइट टू रिकॉल पीएम का, राइट टू रिकॉल सीएम का, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का, इसमें से ड्राफ्ट आप प्रिंट आउट निकाल के कि ये ड्राफ्ट है, ये एकदम घटिया ड्राफ्ट है और इससे अच्छे ड्राफ्ट मुझे 1 महीने के अंदर दीजिए। और वो ड्राफ्ट लेकर आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। मैं फिर से कहूंगा कि जो भी नेता राइट टू रिकॉल की बात कर रहा है बिना ड्राफ्ट के, वो चोर है, वो धूर्त है, वो मक्कार है, वो आपका समय बिगाड़ना चाहता है और इस तरह से आपका टाइम पास होता जाएगा। तो फायदा किसको हो रहा है? विदेशियों को हो रहा है। देखो, अमेरिका है वो टाइम पास नहीं कर रहा, वो अपनी सेना में रोज रोज नए हथियार डाल रहा है। चाइना है वो टाइम पास नहीं कर रहा, वो रोज अपने सेना में नए नए हथियार डाल रहा है। और हमारी सेना में और पूरा देश टाइम पास कर रहा है, तो सेना चाहे या ना चाहे उसका टाइम पास हो ही जाएगा जब पूरा देश टाइम पास कर रहा है तो। और हम ये जिंदाल पाल के नाम पे, नारेबाजी के नाम पे, फिर ये नए 300 आदमी लाएंगे पार्लियामेंट में, अरविंद गांधी की पार्टी आएगी, नए 300 अच्छे क्लीन, नीट एंड क्लीन, सर्फ के धुले हुए आदमी पार्लियामेंट में ले आएंगे। तो ये सारी चीजों में हम यदि टाइम पास करते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा कि दुश्मन टाइम पास नहीं कर रहा, उसकी सेना दिन ब दिन मजबूत हो रही है, हम टाइम पास कर रहे हैं, हमारी सेना में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। एक दिन आएगा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के 5000 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के 70,000 सैनिकों को हरा दिया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हथियार ज्यादा अच्छे थे और उसमें गोरे सैनिक तो सिर्फ 150-200 ही थे। जो 5000 सैनिक थे ईस्ट इंडिया 1757 की बात कर रहा हूं, उसमें गोरे सैनिक तो 150 जितने थे, क्योंकि उनके पास हथियार है, उनकी तोपें अच्छी थी। मेरा एक दूसरा वीडियो है जो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से हम टाइम पास करते रहे, चाइना टाइम पास नहीं कर रहा, अमेरिका टाइम पास नहीं कर रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी सेना है वो उनको तबाह कर देगी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राइट टू रिकॉल में विश्वास करते हैं तो जितने भी रेता राइट टू रिकॉल की बात करें उनके से जाके ड्राफ्ट मांगिए। धन्यवाद।